Hello, my dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss mock test number 6 and upload paper number 7. तो आज मैं आपको आपकी नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने मॉक टेस्ट तैयार किए हैं उसके पेपर नंबर 6 को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। आपको फाइंड करनी है एंथैल्पी एटोमाइजेशन ऑफ ईथेन। तो फर्स्ट आपको एटोमाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। गैस में रहती है एटोमाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है कि किसी वन मोल कंपाउंड को आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी को कहते हैं हम एटोमाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें जब आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट करोगे तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस प्रोसेस में इस एटोमाइजेशन एंथैल्पी इथेन की एटोमाइजेशन एंथैल्पी में 6 तो आपने CH बॉन्ड ब्रेक किए हैं। देखो इधर 1 2 3 4 और एक कार्बन कार्बन, एक CH बॉन्ड की एनर्जी आप मीथेन की आपको एटोमाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है। देखिए इधर ध्यान से, इसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी आपको दे रखी है। तो इस एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो मीथेन की दे रखी है 396, इसको डिवाइड कर दो आप 4 से, तो आपको एक CH बॉन्ड की एनर्जी, ठीक है, CH बॉन्ड की एनर्जी एवरेज इसको कहते हैं, वो फाइंड हो जाएगी। तो एक इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 99। अब आपको क्या करना है, इसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब 99 इंटू 6, 99 इंटू 6, ये तो हो गई CH की। और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की आपको एनर्जी दे रखी है 84, उसके अंदर 84 ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा C। क्लियर? तो ये एटोमाइजेशन थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक मिक्सर है, कोई रिएक्शन दे रहा कि आपको उसमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एवरेज मास। ठीक है, ये वेपर डेंसिटी जो रिलेशन निकालते हैं ना कि एवरेज वेपर डेंसिटी एंड थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, आपको बता दो, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखो, एक बार चेक कर लेना कि कैसे आता है ये फॉर्मूला। रिलेशन होता है एवरेज मोलर मास का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, एल्फा, एल्फा कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये होता है साहब थ्योरेटिकल मास, और ये ऑब्जर्व्ड मास या इसको आप कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मास, और ये ऑब्जर्व्ड मास, और यहां पर आता है n-1। n यहाँ पर जो प्रोडक्ट जितने भी बने हुए हैं, जैसे इस रिएक्शन में 2 हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट की स्टाइकोमेट्री 2 और रिएक्टेंट कितना था 1। तो आपके पास में ये तो वैल्यू हो गई 1, और थ्योरेटिकल मास आपको दे रखा है A का 100, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट दे रखा है आपको कितना, ऑब्जर्व्ड जो एवरेज ऑब्जर्व्ड है वो दे रखा है 80, डिवाइड कर दो आप इसको 80 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20/80 मींस 1/4, और आप इसको कह देंगे 0.25 है एल्फा। फर्स्ट आंसर। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स द इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम में तो अब आपको पता होना चाहिए बफर सॉल्यूशन में, ध्यान रखें, या तो ऐसा सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो, या फिर सॉल्यूशन में एक्सिस में वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए, उसे कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। जैसे पहले में दोनों के इक्वल इक्वल मोलरिटी है, ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक HCl, इसका मतलब है जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ओनली सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और वो भी वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। दूसरे में भी जब आप बात करेंगे तो 0.05 m तो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 0.1 m है HCl, तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और एक्सिस में क्या रहेगा HCl, जबकि एक्सिस में यदि सॉल्ट है तो उसके साथ वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन को देखो, 0.1 m तो आपके पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 0.01 m है HCl का, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है HCl, तो एक तो ये सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी चीज एक्सिस में रह जाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बस इसी को कहते हैं आप बफर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 4, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्मोडायनेमिक्स का बढ़िया क्वेश्चन देखो, ये प्रोसेस कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ओनली। इनकरेक्ट है, जैसे मैं आपको सुना होता हूँ, बोलता रहता हूँ ना कि इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए 25 और फाइनल टेम्परेचर भी 25, तो क्या प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल? बोले इनकरेक्ट, जरूरी नहीं है। इसलिए प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए उसकी थ्रू आउट प्रोसेस बात की जाती है। आइसोथर्मल किसको कहते हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी ये मतलब हुआ कि किसी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट कंप्लीट नहीं है, थ्रू आउट बात की जाती है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी और आपको चेक करा देता हूं, देखो ऐसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, सही है। आगे आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि आपको पता है आइसोथर्मल आइडियल गैस की बात करूं तो ये तो हो जाती है 0, और क्यू किसके बराबर होता है, W के। अब जितनी हीट एब्जॉर्ब वर्क के बराबर हो जाएगी, समझ गए, वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर है नो हीट नो एनर्जी एक्सचेंज एंड नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5,
बताने की बात नहीं है, आपको जो एडजॉर्प्शन है उससे लिया गया है, फ्रेंडली से एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक एक रिलेशन बताता है वो किसके बीच में, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर में, ये उसका एक रिलेशनशिप है। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देते हैं कि इसको लॉग की टर्म में लिख दो, तो लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू लॉग ऑफ के प्लस 1/n और लॉग ऑफ पी, ये एक रिलेशन है। तो फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार प्रेशर की जगह आप कंसंट्रेशन भी काम में ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या टेक्निक है। हाँ, डीपी पार्टिकल पर चार्ज फाइंड करने की टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें जब लिखा गया तो वो जो डीपी पार्टिकल है मूव टुवर्ड द एनोड। अब यहां से क्लियर हुआ जब वो एनोड की ओर मूव गए, इसका मतलब डीपी पार्टिकल पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो डीपी पार्टिकल पर चार्ज यदि नेगेटिव है तो एक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होंगी, यानी कैटायन की वैलेंसी जितनी ज्यादा, हार्डे-सुलर रूल के अकॉर्डिंग कोगुलेशन पावर भी उतनी ज्यादा। इसलिए ऑप्शन थर्ड, एल्यूमिनियम +3, बेरियम +2, सोडियम +1। ये हार्डे-सुलर रूल कहता है कि साहब जो आपके पास में एक्टिव आयन है उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होती है उतना ही वो सॉल्यूशन या इफेक्टिव कोएगुलेटिंग एजेंट होता है, हार्डे-सुलर रूल का अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर था ये 9 या 8। अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट के बाद में है सॉलिड स्टेट से। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स से KT इक्वल्स टू A नोड माइनस AT। क्या क्या दे रखा है वो समझा देता हूँ। K दे रखा है, T दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, AT पूछा है। वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, रख के देख लो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो KT की वैल्यू T से मल्टीप्लाई करो, 15 सेकेंड पूछा गया है, A नोड दे रखा है, तो आंसर C आ जाएगा। नेक्स्ट है कि V नोड। अब देखो एक चार्ल्स लॉ समझो आप ध्यान से, आपको बता रखा है कि साहब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है वो है V नोड। अब आप जब उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो वॉल्यूम है इस इनिशियल वॉल्यूम के 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो मैं पूछूं फाइनल वॉल्यूम बताओ, तो T फाइनल इक्वल्स टू उसका इनिशियल वॉल्यूम प्लस ये इंक्रीज वॉल्यूम। आप कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, 10 डिग्री, तो ये हो गया फाइनल। तो VT इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको एलसीएम लेके देख लो, 273 V नोड प्लस V नोड इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर V नोड को कॉमन ले लो, तो V नोड इक्वल्स टू हो जाएगा साहब 273 + 10 अपॉन V नोड को ले लेना कॉमन, अपॉन है ये 273, और ये आपके पास में वॉल्यूम आ गया किसने पर, 10 डिग्री पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में D। नेक्स्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ध्यान रखना कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, ठीक है। इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहता है और इक्वल नंबर में कैटायन एनायन, उस डिफेक्ट को कहते हैं शॉर्ट की। डेंसिटी कम हो जाती है इस डिफेक्ट से, तो कई बातें ध्यान रखना, ये शॉर्ट की डिफेक्ट की बात थी। क्वेश्चन नंबर 9 था, ये 10 को डिस्कस कर रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, देखो इधर ध्यान से। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, उसको मिक्स किया 600 ग्राम वाटर में। अब आप समझो पहले, वाटर कितना था, 600 ग्राम, इसके अंदर क्या डाल दी, इथाइलिन ग्लाइकोल, कितनी डाल दी, 45 ग्राम, और इसको कूलिंग कर दिया, कितना कर दिया इसको, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 3 डिग्री, ये आपके पास में फॉर्मूला इनटू m। तो ये तो हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3 डिग्री, KF दे रखा 1.86, कितने ग्राम था ये, 45, इसका मोलर मास होता है 62। आपको ये बताना है कि साहब ये 600 में से, इधर देखो 600 ग्राम वाटर था, उसमें सॉल्वेंट कितने ग्राम है, ये मोलिलिटी का फॉर्मूला। अब आपको समझाता हूं, पॉइंटों को हटाओ, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। आप जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर आ जाती है। तो वेट जो आएगा आपके पास में सॉल्वेंट का वो कितना आ जाएगा, 450 ग्राम वेट आ जाएगा सॉल्वेंट का। यानी जो 600 ग्राम वाटर था उसमें से 450 ग्राम वाटर अभी भी प्रेजेंट है, वाइस कितनी सेपरेट हो गई है आपके पास में, 150 ग्राम। बढ़िया क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेडिक्ट इनकरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को कि इनकरेक्ट प्रोडक्ट कौन से हैं। अब आप समझो, ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, लास्ट में जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें लास्ट में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट दे रखे हैं, उसका मेरे ख्याल से एंड वाला क्वेश्चन है, देख लो एक बार ध्यान से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब आप समझना इनको ध्यान से देखें। पहला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, यानी अटैकिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं आप इसको। ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इधर देखो ये सिल्वर नाइट्रेट का कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब वाटर भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये चीजें H+ आयन और OH आयन। और सिल्वर में आपको पता है ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, अटैकिंग इलेक्ट्रोड है सिल्वर का। तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है ये खुद तो हो जाएगा साहब ऑक्सीडाइज, सिल्वर चला जाएगा तो एनोड पर तो क्या होगा Ag+ आयन, देखो इधर ध्यान से।
और कैथोड पर अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे सर्किट से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, एक तो कैटायन है आपके पास में सिल्वर का, एक H प्लस आयन, किसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है, सिल्वर का, इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही लिखा हुआ है, इनकरेक्ट बताना है। दूसरा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद प्लेटिनम, प्लेटिनम का मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इसमें जो दिखाई दे रहे हैं उनका रिएक्शन कर लो। तो प्लेटिनम पर भी रिडक्शन तो सिल्वर का ही करना, और ऑक्सीडेशन किसका करोगे, इस OH माइनस का, क्योंकि इसको तो पता है नाइट्रेट तो नाइट्रोजन हाईएस्ट में +5 जा नहीं सकती, और इसके ऑक्सीडेशन से कौन सी गैस बनती है, O2, ये भी सही लिखा हुआ है, O2 एनोड पर और सिल्वर कैथोड पर। आगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का मतलब, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है H2SO4 का। तो H2SO4 के सॉल्यूशन में भी अब आप देखो, एक तो H प्लस आयन और OH आयन, ये तो रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पर, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पर, तो इससे भी O2 रेस 2 आएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉपर क्लोराइड है प्लेटिनम। आप जब कॉपर क्लोराइड की बात करोगे तो इधर देखो, कॉपर क्लोराइड क्यूप्रिक आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इसमें तो आपको पता है ना, जैसे ब्राइन के जैसा क्लोरीन गैस तो बन जाएगी एनोड पर, ठीक है। और यहां पर आप नोटिस करेंगे कि कॉपर+2, जो कॉपर क्यूप्रिक आयन कहते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H से ज्यादा है, इसलिए रिडक्शन किसका होगा, क्यूप्रिक का, कॉपर बनेगा, यही इनकरेक्ट है जो H2 लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन लिख रखा है 12 कि एक सैंपल है जिसके अंदर देखो, सैंपल जिसमें 80% है आपके पास में N2, 10% है O2, 5% ये आपको बताना है एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास का भी यही फॉर्मूला है कि टोटल वेट अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो जैसे ये 100 में मान के देख लिया हमने, 100% बाई वेट है ये, तो इसका मतलब है आपको कि 80 ग्राम इंटू 80 तो ग्राम हो गया आपके पास में, और इसका मोलर मास कितना हो गया, N2 का 28, ये तो इसका मास हो गया। आगे लिख रखा है 10% का मतलब 10 तो हो गए सपोज इसके मोल 100 में से, और ऑक्सीजन का कितना है 32, इसी तरह से 5% इसका मास कितना होता है आपके पास में CO2 का 44, और वो भी 5% है, उसका मास होता है 40 आर्गन का। डिवाइड कर लो आप 100 से, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, एवरेज मास। सोल्व कर लेना, तो ये वैल्यू आती है 28.8। इस बार सोल्व कर लेना ध्यान से, क्योंकि क्लोज आंसर है, ध्यान रखें आप, आंसर बी। बोर थ्योरी, ये पूछा है कि फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम तो साहब NH/2π, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखे, तो 5, तो आपके पास में आंसर ए आ जाएगा। विच कंपाउंड सल्फर ऑक्सीजन स्टेट +6, आप ध्यान रखना सभी में, कैरो एसिड में भी, मार्शल एसिड में भी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +6 ही होती है। स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो, जब ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 से ज्यादा जाए तो आप ध्यान रखना उसमें स्ट्रक्चर बनाएं। तो स्ट्रक्चर में कैरो एसिड, जिसको आप परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ये उसकी, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखा करो, +2 +2 +1 +1 +6, इसी तरह से मार्शल एसिड में भी +6 ही आएगी, ध्यान रखें आप। तो सभी में सल्फर की स्टेट क्या चीज है, +6, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप इसको ये चेक करो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो जो रिड्यूस करता है तो HNO3 को +5 से किस में कन्वर्ट कर दिया, +4 में, तो यहाँ पर आयोडीन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडीन की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, बोले आयोडिक एसिड में गया, सबसे पहला काम कर लिया, चार्ज लिख लिया, फिर एटम बैलेंस करो, और फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और अब 1 मोल के रेस्पेक्ट में रीड करो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए, 10 मोल, एंड हेंस इट्स एक्सपेक्टर इज 10, या वैलेंसी फैक्टर, करेक्ट। ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग, अब देखो ये एल्केन है, वैसे तो आपको बता दूं एल्केन की डेंसिटी >1 होती है, यानी वाटर से भी लाइटर होते हैं। फिर एक बात ध्यान रखो, किसी होमोलोगस सीरीज में, ध्यान से सुनिए, किसी होमोलोगस सीरीज में मास बढ़ने पर डेंसिटी स्लाइटली बढ़ती रहती है, तो मास चेक कर लो, सबसे ज्यादा मास किसका, ऑक्टेन का, सब ठीक है। उसके बाद में हेप्टेन का, तो सबसे ज्यादा थर्ड की, फिर उसके बाद में किसकी, सेकेंड की, फिर हेक्सेन की, लास्ट में पेंटेन की, तो आपके पास में ये सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो, ग्रिग्नियर रिएजेंट, ग्रिग्नियर रिएजेंट आप ध्यान रखना गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसकी रिएक्शन कराओ तो सबसे पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन हो ना उससे कराया करो, क्योंकि आपको पता है एक्टिव H रखता है, सबसे पहले इससे, फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन, फिर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बजाय कीटोन से, ध्यान से सुनो, कीटोन से टुवर्ड द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके अंदर प्लस आई इफेक्ट लग जाते हैं, और एस्टर सबसे कम रिएक्टिव होता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस भी होगा। तो सबसे पहले तो एल्कोहल फर्स्ट, फिर उसके बाद में सेकेंड एल्डिहाइड, फिर कीटोन थर्ड पे, और लास्ट में एस्टर फोर्थ, ये बी ऑप्शन। ये सब आपके पास में रिडक्शन, इसको कहते हैं वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर रिडक्शन पर्टिकुलरली एल्डिहाइड और कीटोन में आता है एल्कलाइन मीडियम में, इसलिए इसे नहीं करना, और इसी पार्ट को रिड्यूस कर देना, बी ऑप्शन, ठीक है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन नाम था इस रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर था ये 18। क्वेश्चन 19 को डिस्कस कर रहा हूं, एक बार देखो अपने बुक में, देखिए पेपर नोट करो और आंसर चेक किया करो। क्वेश्चन नंबर 19 देखना,
ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस किया इस कंपाउंड का। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये CO2 तो बाहर निकल जाएगी, फ्री रेडिकल बनेगा कितने का, 3 कार्बन का। अब आपको फ्री रेडिकल के बारे में पता होना चाहिए। देखो इसकी खास खास बात आपको समझाऊं। ये पहले तो डाइमराइज हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाएंगे तो एन हेक्सेन बन जाएगी एक, तो जो कोई सी नहीं है। दूसरा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, खास इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्प्रोपोर्शनेशन में पता क्या होता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन यानी प्रोपीन और प्रोपेन भी बनता है इससे। कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर देना डी। ब्यूटीन बनाइए, प्रोपीन बनती। क्वेश्चन नेक्स्ट 20 को बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। रिएक्शन है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, ओजोनोलाइसिस। तो आपको ओजोनोलाइसिस में आपको बता रखा है डबल बॉन्ड को ओजोनाइड बनाओ पहले तो, और फिर जिंक डस्ट डाल के उसको तोड़ रखा है वाटर में। तो ये है साहब आपके पास में साइक्लोहेक्सीन। इसके ओजोनोलाइसिस इस बॉन्ड को तोड़ के ओ लगा दिया करो। मैं लगा देता हूं, देखो ये लगा दिया। तो एक एल्डिहाइड ग्रुप तो ये बन गया, एक दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप ये बन गया। ये तो ओजोन लाइसिस का प्रोडक्ट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या नाम है, डाइल्यूट बेस के संग हीट कर दिया, तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एक से आप न्यूक्लियोफाइल बना लो, यहां से H हटा के न्यूक्लियोफाइल, और उस न्यूक्लियोफाइल पर यहाँ पर ऐड करो। अब देखो कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर्ड बना देता हूँ रिंग। अब आप देखना, ये बना दी 5 मेंबर्ड रिंग, ये कार्बन इस पे अटैच कर दिया। तो ये जो कार्बन अटैच किया इस पर तो क्या जुड़ा हुआ है, OH। और ये जहां से मैंने अटैच कर रहा हूं उसके पास में क्या चीज है, CHO। ये इसका एल्डोल प्रोडक्ट था, अब हीट भी कर रखा है। तो जब आप एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करते हैं, कंडेंसेशन जिसको कहते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये बनेगा आपके पास में। तो यही पूछा करेक्ट। तो इसका नाम देख लो, कंपाउंड बी है ये, इसका क्या नाम है, साइक्लोपेंटीन। चेक करो, ये रहा साहब साइक्लोपेंटीन कार्बेल्डिहाइड, एडिशनल सफिक्स। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो तो क्या काम में लिया जाता है, एडिशनल सफिक्स कार्बेल्डिहाइड। इसलिए बी आंसर सही, बाकी सब गलत। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है कि प्रोपाइन पर रिएक्शन कराओ पहले सोडियम की। अब आप समझना, प्रोपाइन टर्मिनल एल्काइन है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी सोडियम से, और सबसे पहले तो क्या बन जाएगा साहब आपके पास में, सोडियम प्रोपेनाइड। फिर रिएक्शन कराओ एल्काइल हैलाइड की, तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। और एसएन रिएक्शन करा दीजिए साहब, इस पे क्या करा दो, एसएन रिएक्शन, इसको हटाओ और NaBr, तो और ये बन गई आपके पास में 2 ब्यूटाइन। देख लो एक बार ध्यान से, क्या बन गई है साहब, 2 ब्यूटाइन। उस पे किसी एक्स क्रिएशन करके बी। अब आपको पढ़ना है इनकरेक्ट, अब पहला पढ़ के दिखा रहा हूं। इफ एक्स इज लिंडलार कैटेलिस्ट देन हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट इज सिस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि लिंडलार कैटेलिस्ट क्या करता है कि सिन एडिशन करता है, इसलिए एल्किन क्या बनेगी, सिस। दूसरा लिक्विड सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ये बर्च रिडक्शन ये ट्रांस करता है, ये भी सही लिखा हुआ है। आगे ए विल बी सिस टू ब्यूटाइन, तो ये जो ए है लिख रखा है वो सिस ट्रांस थोड़ी उसको करते हैं। आप ध्यान रखना, एल्काइन सिस ट्रांसफॉर्मर नहीं होते, बस वो तो ये लीनियर है, इसलिए यही कर रखता है, सिस विस नहीं होता केवल ये। और इफ एक्स इज H2 एंड PD देन हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट ऑफ एज एन ब्यूटेन। बढ़िया, आप ध्यान रखना, आप लिंडलार कैटेलिस्ट में पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और क्यूनोलिन डाल दी जाती है, सॉल्वेंट है वो। और आप जब नहीं डालोगे तो ये कंप्लीट रिडक्शन करेगा, और कंप्लीट रिडक्शन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। क्लियर, इसलिए आंसर के पास में इनकरेक्ट सी था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, क्वेश्चन 22 डिस्कस कर रहा हूं, देखिए आप ध्यान से एक बार। क्वेश्चन 22 है कि साहब यहाँ पर रिएक्शन कराइए मिथाइल साइनाइड की। ये था मिथाइल साइनाइड हो गया, इस पर रिएक्शन किसकी करा दी, फिर मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड की, यानी वही ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट है, और फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो इसको खोलोगे तो ये फिर आपके पास में कीटोन बनाने का मेथड है। हाइड्रोलाइसिस से फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा एसीटोन, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ देना। फिर रिएक्शन कराना क्लोरीन और NaOH से, बहुत बढ़िया रिएक्शन। क्या है पता है क्या कहते हैं आप इसको, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, तो इस एसिटाइल ग्रुप में से एक कार्बन को तो कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हेलोफॉर्म में, यानी एक तो बन गया क्लोरोफॉर्म, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसके बनाए करो एसिड, मैकेनिज्म को चेक करो, और बेसिक मीडियम इसलिए सोडियम सॉल्ट। अब पढ़ना है आपको, देखो इसमें कंपाउंड एसो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल नहीं, एसीटोन में ज्योमेट्रिकल नहीं करता है, टोटोमेरिज्म जरूर कर देता है। अमंग बी एंड सी वन इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, बिल्कुल सही, क्योंकि क्लोरोफॉर्म होता है, एनेस्थेसिया में काम लिया जाता है, लिक्विड है स्वीट स्मेल का। बी एंड सी, अमंग बी एंड सी वन ऑफ देम गिव इथाइलिन विद सिल्वर पाउडर। इथाइलिन नहीं, एसिटिलीन देता है, ध्यान रखना आप, क्या देता है, एसिटिलीन। इनकरेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, तो वो इनकरेक्ट हो गया। तो आपके पास में आंसर क्या था इसमें करेक्ट में, केवल बी। क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस कर रहा हूं, देखो बढ़िया क्वेश्चन। जब हेलो
हेलो एल्काइल हेलो एल्केन होती है, उन पर एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराई जाती है तो इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब आप ध्यान रखना कि यदि फ्लोरो एल्केन है, फ्लोरो एल्केन, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, वाया कंजुगेटेड बेस होफमान प्रोडक्ट बनेगा इसका मेन। तो आप ध्यान से देखो कि यदि 2 फ्लोरो ब्यूटेन पर एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराई दी जाए तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट ब्यूटीन, यानी कौन सी एल्कीन बनी मेजर आपके पास में, होफमान, ये तो है। फिर HBr की रिएक्शन कराओ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराइए, इसलिए फर्स्ट ब्रोमो। और फिर एक बढ़िया रिएक्शन पता है इसको क्या कहते हैं, जब मेटल फ्लोराइड की रिएक्शन DMF या जो आपके पास में एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराई जाती है तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, जब ब्रोमीन और क्लोरीन का रिप्लेसमेंट फ्लोरीन से होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। पढ़ के सुनाता हूं, देखो बढ़िया रिएक्शन। कंपाउंड एसो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल नहीं साहब, 2 ब्यूटीन करता है, फर्स्ट नहीं। कंपाउंड बी विल बी 2 ब्रोमोब्यूटेन, गलत, फर्स्ट ब्रोमोब्यूटेन। कंपाउंड सी विल बी फर्स्ट फ्लोरोब्यूटेन, बिल्कुल सही है, यही आंसर स्वार्ट्स रिएक्शन था। तो आंसर आपके पास में सी, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहा हूं। फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन ऑफ ड्यूटेरोमीथेन इज फास्टर देन मीथेन, गलत है, ध्यान से सुनना, रीजन सुनिए। फ्री रेडिकल में क्या बनते हैं साहब आपके पास में, होमोलिटिकल फिजन होते हैं। तो ये जो हैवी आइसोटोप होते हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ध्यान से सुनो। तो CD4 और CH4 में से रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा, रीजन ये है कि ये जो कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड है, हैवी आइसोटोप, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है बजाय इससे, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इजी फिजन नहीं होता, तो इनकरेक्ट है। फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन इज फास्टर, इसमें गलत, इज स्लो देन मीथेन, इसलिए इनकरेक्ट। रीजन ये है कि CD बॉन्ड इज इन टेट्रा ड्यूटेरोमीथेन इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत था, ये सही है, आंसर आपके पास में डी। फिर पूछा है कि नाइट्रोजनस बेस आर नॉट प्रेजेंट इन DNA, वो आप जानते हो यूरेसिल, ये DNA में नहीं होता है, ये केवल किस में होता है आपके पास में, RNA में। बायो के स्टूडेंट हो इसलिए अच्छी तरह जानते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूं आपको, 26 के बाद में 27, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 27, कुछ रिएक्शन दे रखे, नेम रिएक्शन, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है उसके अंदर। फर्स्ट रिएक्शन को देखो, जब एसिड हैलाइड पे रोजनमुंड पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से रिडक्शन किया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं, सही है। ये क्या है कि साइनाइड का SnCl2 से साथ इनकम्प्लीट रिडक्शन करते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस एल्डिहाइड बनता है, स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, सही है। आप ध्यान रखना कि साइनाइड का इनकम्प्लीट रिडक्शन करने के लिए डाइबेल भी काम लिया जाता है, जब SnCl2 रेसियल से होता है तब नाम है स्टीफन। जब कार्बोनिल कंपाउंडों का जिंक अमलगम और HCl से रिडक्शन करके एल्केन बनाई जाती है तो इस रिएक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं, वुल्फ किस्नर नहीं, ध्यान रखना, ये इनकरेक्ट है। चौथा सही है, एस्टर, ये कीटोन का रिडक्शन कराया है, किससे कराया है, सोडियम और इथाइल अल्कोहल से जब कराते हैं तो इसको वोल्ट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं, वो भी सही लिखा हुआ है, ध्यान रखना। बस यही गलत था, वुल्फ किस्नर नहीं होगा, क्या था ये, क्लीमेंसन, ये गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो इधर ध्यान से, ये तो ट्रांस है, ये सिस है। अब इसमें क्या खास बात है कि इसका तो प्लस आई इफेक्ट है और इसका माइनस आई इफेक्ट है ना। अब समझना ध्यान से, ध्यान से, एक ही डायरेक्शन में, और ये इसका प्लस था, ये इसका माइनस था, वो अपोजिट में। पहला पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट। अब सुनो, डाइपोल मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है, पोलैरिटी पर। तो जब एक ही डायरेक्शन में हो तो इस केस में ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट सिस से ज्यादा रहेगा। तो पहली लाइन, डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है, फर्स्ट का, ये सही है साहब, फर्स्ट का सेकंड से। बॉइलिंग पॉइंट भी, जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, सही बात है। मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्रिकल चाहिए, सिमेट्रिकल भी है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा है। और स्टेबिलिटी भी ट्रांस की ज्यादा होती है बजाय सिस से, इसलिए ऑप्शन सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन है, मिक्सर है, 2 एरोमेटिक कंपाउंड है, ए और बी, ध्यान से सुन लो, 2 एरोमेटिक कंपाउंड है, डिजोल्व हो जाते हैं, जिसके अंदर ए एंड बी डिजोल्व इन NaOH। ए इज सोल्यूबल, ए तो है सोल्यूबल, इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, और बी जो इनसोल्यूबल है, जो रेजिड्यू है, वो क्या कर देता है, T2,4-DNP टेस्ट, यानी ब्रेडी रिएजेंट है, ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल बनाता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आप ए में तो एसिडिक रख लो, फिनोल NaOH के संग डिजोल्व हो जाएगा, और दूसरे में क्या लगाओ, कार्बोनिल ग्रुप लगाओ, जो ब्रेडी रिएजेंट के संग ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स दे जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 30 को डिस्कस कर रहा हूं, देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिख रखा है, आप समझो कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ प्रोडक्ट दे रखे, रिएक्टेंट दे रखे हैं, और बोलो साहब इनमें बताना है कि कौन सी सही है गलत है। विच ऑफ द इन वन इज इनकरेक्ट ऑर्डर मेंशन, पहली लिख रखी है पोलैरिटी। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे हेलोजन बढ़ती जाती है कंपाउंड की पोलैरिटी कम होती चली जाती है, ध्यान रखें यार। जैसे ये तो था आपके पास में, देखो एक समझा देता हूं, जैसे पहला है ये आपके पास में क्लोरोमीथेन, इसकी पोलैरिटी इधर लगाओगे आप कार्बन की ओर, इधर देखो इधर लगेगी कार्बन की ओर और इधर इसकी।
ठीक है, इसकी पोलरिटी जैसे ही आप एक Cl और लगा दोगे, ध्यान से सुन लो, एक Cl और लगा दोगे तो पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये नियरली 109, और जब आपको पता है कॉस की वैल्यू 90 से ज्यादा आती है तो वैल्यू नेगेटिव में होती चली जाती है, इसलिए पहला ये सही लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट एक हेलोजन का, थोड़ा फिर कम, देखो इधर ध्यान से, पहला ऑप्शन 4 का सबसे ज्यादा, फिर थर्ड का, इसका तो 0 ही हो जाएगा, सही है। दूसरा लिख रखा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट वगैरह चेक कर लिया करो और पोलरिटी चेक कर लो। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है, हेलोजन की वेट चेक करते जाओ आप। फर्स्ट ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट में इसका ज्यादा, फिर 3 का हेलोजन, फिर 2 और फिर 1, ठीक है, ये भी सही है। फिर तीसरा लिख रखा है KCl NaCl Al, इसमें लिख रखा है सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन। एसीटोन कैसा है मुझे बताओ। एसीटोन इज ए कोवेलेंट सॉल्वेंट, तो जो कोवेलेंट करेक्टर जिसके अंदर ज्यादा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल, और कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें, BeCl2 में, इसलिए आंसर आना चाहिए था ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल। देखो सी ऑप्शन में सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए थी, 4 की, लिख रखी है किसकी, फर्स्ट की, यही इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है, आपके आंसर 3। सबसे ज्यादा सॉल्युबल किसको करना चाहिए था, इसको 4 को। बाकी बॉइलिंग पॉइंट भी सही लिख रखा है, आपको पता है ना बॉइलिंग पॉइंट मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में किसका आ जाएगा, 4 का, फिर थर्ड का, फिर इस तरह से। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपके पास में कौन सा हो गया, ये C। ठीक है, बाकी सभी आपके पास में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। अब हाई स्पिन पता है किसको कहते हैं, हाई स्पिन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल आयन की फ्री स्टेट जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनता हो उसके बराबर हो, उसे कहते हैं हाई स्पिन। तो यहाँ पर स्पिन जो Fe था ना +2 के अंदर है, +2 में जब फ्री स्टेट में होता है तो 3d6 रहता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पेयरिंग हो जाएगी जिसके अंदर 0। ये नहीं, क्रोमियम +3 में हमेशा हाई स्पिन ही होता है। आपको पता है ना कि ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स जब आपको पता है +3 में बनाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने ही रहेंगे, चाहे लिगेंड कैसा भी हो। तो आंसर आपके पास में भी, यहाँ पर भी स्पिन कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस कर रहा हूं। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एटॉमिक नंबर 15। अब एटॉमिक नंबर 15 को आप याद करो, फॉस्फोरस है वो, ध्यान रखिए। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम, सही बात है, नाइट्रोजन फैमिली में, इट इज P ब्लॉक एलिमेंट, करेक्ट है। मेक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल साफ, P4 मिलता है इसका, ऑल आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन 32 था ये। नेक्स्ट आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33 को, देखिए एक बार क्वेश्चन 33। अरेंज क्वेश्चन देखो, अमंग द एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, विच ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर किसके अंदर होना चाहिए, 16 में, और पीरियड नंबर 4। अब ग्रुप नंबर 16 तो चालकोजन फैमिली हो गई, और पीरियड कौन सा होना चाहिए आपके पास में, 4। तो ऑप्शन का पहला ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सिलेनियम, और फिर ये टेलुरियम। ठीक है, पीरियड नंबर ये सेकंड में, ये थर्ड में, और ये फोर्थ में। ध्यान से देखो, फर्स्ट में तो हाइड्रोजन दिए हैं, तो ये सिलेनियम ऑक्सीजन का, तो इसका एटॉमिक मास ये नंबर कितना हो जाएगा, 34 है ये इसका आंसर। करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द गिवन स्पीसीज, यानी किस पे चेक करनी है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लिया करो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा Fe+3 में रहेंगे 5, फिर क्रोमियम +2 में रहेंगे 4, कोबाल्ट +3 में रहेंगे 2, और गोल्ड Au, आप ध्यान रखना Au का सिल्वर के जैसा है कॉन्फ़िगरेशन। सिल्वर का जैसा क्या मतलब समझ रहे हो आप, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिल्वर में जैसे रहता है 3D, सिल्वर में 3D, और कॉपर के जैसा होता है ना, कॉपर उसके जैसा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एक ही फैमिली के हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s1, इसी तरह सिल्वर का, इसी तरह गोल्ड की एक ही वैल्यू बढ़ाते चले जाया करो आप। ठीक है, ये 5D10 और 6s1। अब ये +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालो, तो ये रह जाएगा आपके पास में 5D8। 5D8 की बात करेंगे तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हुंड्स रूल से भर दिया करो, तो एक 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 करके बाद में पेयरिंग कर देना, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कोबाल्ट में +3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम में 4, Fe में 5, और ओरिक में, ओरिक बोलते हैं इसका इनको, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आंसर बी। फिर है अमंग AB3 मॉलिक्यूल एक्सिबिट डाइपोल मोमेंट 0, यानी डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है उसके अंदर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है उसका, <21, तो उसकी ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, तो sp2 लिख दो, जैसे BF3। ध्यान से देखो, AB3 का मतलब सेंट्रल एटम से 3 बंधे हुए, डाइपोल मोमेंट 0, तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट यही आ जाएगा आपके पास में। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन एटम डज नॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये जो आपने लिख रखा है ना अमाइड आयन, ध्यान से देखो, इस पे sp2 नहीं sp3 है, बाकी सबके अंदर sp2 है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, तो दो हो जाएंगे, sp3 का ये। आगे सेलेक्ट करो इसमें दे इनकरेक्ट, ये पेयर देखो इधर समझिए। सबसे पहला
हाइड्रेशन, ये लिख रखा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब आपको समझा दूं कि एक्वा लिगेंड को एनायन से एक्सचेंज करना है, तो एनायन एक्सचेंज करते समय बाहर भी एनायन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल रह नहीं पाएगा अलग। इसलिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन सब में ओनली सेकंड शो कर सकता है। देख लो एक बार ध्यान से, कौन कर सकता है? ओनली सेकंड। इसमें वाटर है भी नहीं, इनमें है, लेकिन यहाँ पर एक ही एनायन है। जब इसको अंदर ले आओगे तो फिर एनायन बाहर नहीं रहेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन है किसका? पी का। अब बोले साहब इसके अंदर इन तीन में से हो सकता है। अब क्यू में पूछा है, देखो इधर ध्यान से, लिंकेज, लिंकेज में सब में सेम है, तो इसलिए इस यहाँ से कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब बात करो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब देखो इधर ध्यान से, पहला कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है, और इस लिगेंड को मैं ऐसे लिख दूं MABC, ABC और D3। इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। फिर इसी तरह से आपके पास में इधर देखो, ये जो कोबाल्ट की स्पीसीज है ना MAA2, और फिर क्या है आपके पास में B, AA2, B और C, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। समझ गए? नेक्स्ट MA2 और B4, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये MA5B। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ इन दोनों में से आंसर आना चाहिए। समझ गए? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक तो फर्स्ट और एक कौन सा होना चाहिए आपके पास में? सेकंड। तो आपके पास में एक ऑप्शन है, इसलिए आंसर डी। और अगले वाले को मैच कराओ, ज्योमेट्रिकल सभी शो कर सकती हैं, इसको छोड़ के ज्योमेट्रिकल, इस फोर्थ को छोड़ के, MAB5 को छोड़ के सब शो करती हैं, इसलिए आंसर इसका डी। फाइंड मेटल अमंग द फॉलोइंग सेल्फ रिडक्शन। अब ध्यान रखना दोस्तों, कई बार मैं इसको दे चुका हूं, सेल्फ रिडक्शन केवल ये तीन है, एक तो सिनेबार, एक गैलेना और एक कॉपर ग्लांस, इन तीनों का होता है बस। इसमें आंसर तीनों है मेटल। ये रहा आपके पास में Hg, ये रहा आपके पास में लेड, और ये रहा कॉपर। समझ गए? इन तीनों का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट मेक मेटल नाइट्राइड विद N2। अब ध्यान रखना, फर्स्ट ए में ओनली लिथियम मेटल नाइट्राइड बनाता है, नाइट्रोजन संग और नहीं। बाकी सेकंड के तो सभी बनाते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह बनाता है। क्वेश्चन 40, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो ध्यान रखो, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन से सही बात है। थर्मोडायनेमिकली किसको कहते हैं? मोर स्टेबल, जो ज्यादा मिलती है। डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक, बिल्कुल, क्योंकि इसका फॉर्मेशन एंडोथर्मिक था। और क्या है? इट इज पैरामैग्नेटिक, ये गलत है। पैरामैग्नेटिक नहीं साहब, ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। देखो, और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, चेक कर लीजिए, ये ओजोन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इसलिए डायमैग्नेटिक है, पैरा नहीं। इट ऑक्सीडाइजेज K2MnO4 स्ट्रॉन्गली, बिल्कुल, KMnO4 में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 41 समझा रहा हूं, देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं इसको शायद कई बार आपको दे चुका हूं, इसलिए दे रहा हूं इसको कि जिससे आपको ये याद हो जाए, एग्जाम की जो नीट की मेन एग्जाम होगी याद रहे। तो हाइपो की रिएक्शन कराइए आयोडीन से। देखो, जब हाइपो के आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो एक तो Na बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है Na2S4O6, इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। इसमें पूछिए कि सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 2 + 4x - 12 = 0, एंड हेंस 4x = 10 और x = 10/4 का मतलब प्लस में आएगी ये वैल्यू 2.5, इसको कहते हैं एवरेज, जो कहीं पे नहीं है। देखो इधर ध्यान से, इसलिए आंसर लिखना नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिड्यूस सिल्वर नाइट्रेट इनटू मेटेलिक। अब सीधी सी बात है, इसे रिड्यूस करने के लिए खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। फॉस्फोरस किसके अंदर है? +5, कहां जाएगा आगे? ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, लेकिन +5 का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता जिससे रिड्यूस करे। आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट प्रोड्यूस N2 गैस ऑन हीटिंग। ध्यान रखना, 2-3 बार फिर दे दिया है क्वेश्चन। N2 गैस वो देते हैं अमोनियम सोल्ट जिनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन लगा हो, इसलिए कार्बोनेट नहीं देगा। कार्बोनेट और ये सल्फेट और फॉस्फेट, ध्यान रखना आप, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है। कार्बोनेट तो CO2 तो काफी स्टेबल में, ये नहीं देगा, बाकी सब देता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। फॉस्फोरस भी नहीं करता, सल्फर भी नहीं करता, और बोरॉन, इनकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए वाटर में फ्री पड़े रहते हैं, इसलिए आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। अब ध्यान रखना कि नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की कम होती है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होने के लिए, इसलिए आप एडजेसेंट में देखा करो, तो किसका आ जाएगा हायर आयोनाइजेशन एनर्जी? फ्लोरीन की। तो आंसर सी, फ्लोरीन की होगी ज्यादा। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको 6 डिस्कस कर दिया है। अब मैं आपको पेपर 7 क्वेश्चन नंबर जो मॉक टेस्ट है 7 उसको डाल रहा हूं, उसकी की भी, ये तो 6 की थी, आपने आंसर मैच कर लीजिए, और फिर आपको मैं मॉक टेस्ट नंबर 7 अपलोड कर रहा हूं, उसको देख लो, उसके आप क्वेश्चन भी चेक करना, और उसकी की भी डाल रहा हूं क्वेश्चन नंबर
मॉक टेस्ट नंबर 7 की। अगली नेक्स्ट टेस्ट में आप इसको मैं डिस्कस करूंगा, आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, अपने आंसर खुद लिखा करें, और फिर मैं इसकी की भी डाल रहा हूँ, ये इसकी की है, चेक कर लेना। जो कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं इसको नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करता हूँ। ओके बाय।